गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 16 नवंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और पहला हमारा जो आर्टिकल है वो है इजरायली ट्रूप्स एंटर गाजा सिटी, हॉस्पिटल सर्च रूम बाय रूम। कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है? जीएस पेपर 2 में ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस अपनी रखता है, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कौन सा हॉस्पिटल है। अल साइफा ये हॉस्पिटल है, कहाँ पे ये हॉस्पिटल? गाजा सिटी के अंदर है। इसके अलावा इन दोनों के अंदर, यानी कि जब हॉस्पिटल के अंदर कुछ हो रहा है और उनको ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए है, उनके पास अभी फ्यूल नहीं है, खाने को नहीं है, तो वो कहाँ से भेजा जा रहा है? राफा बॉर्डर। ये कुछ आपके प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत फैक्चुअल हमें चीज़ें याद होनी चाहिए। तो राफा बॉर्डर के थ्रू उसको अंदर भेजा जा रहा है। राफा बॉर्डर किस किस के बीच में है? इजिप्ट प्लस गाजा दोनों के बीच में है, और वहीं पर राफा सिटी भी आपको दिखाई देगी। खैर, इसके आगे जाते ही इसराइल की जो आर्मी है वो ऑपरेशंस कर रही है हमास के खिलाफ। ये बात सभी जानते हैं, राइट। और ये बात जानने के बाद जो इसराइल की आर्मी है उन्होंने हमास पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो अल साइफा जो हॉस्पिटल है उसके अंदर, उसके नीचे आपकी जो सुरंगें बनी हुई हैं अंडरग्राउंड, तो ज़मीन में दबे होकर वो अपना पूरा मिलिट्री के जो भी, नॉट मिलिट्री, वो तो उनको मिलिट्री क्यों बोलेंगे, लेकिन वो जो भी उनके ऑपरेशंस है उनको वहाँ से कर रहे हैं। उनका वो मेन अड्डा बन गया है बेसिकली, ऐसा इसराइल की आर्मी का बोलना था, इसराइल की तरफ से। लेकिन हमास ने इसको बिल्कुल डिनाई किया है, वो लोग मना करें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे कि कैसे लगातार बाहर से, हॉस्पिटल के बाहर से हमले किए जा रहे थे इसराइल की आर्मी के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा। लेकिन आज वो, यानी कि वेडनेसडे को, कल वो 15 नवंबर को वापस अंदर भी घुस चुके हैं हॉस्पिटल के, और उन्होंने वहाँ पे जाके रूम बाय रूम सर्च किया है कि कहीं पे कोई सामान, कहीं पे कोई वेपन्स, कहीं पे हमें हमास के कोई लोग ना मिल जाए। तो उन्होंने बहुत वहाँ पे सर्च किया है। कारण ये रूम मतलब बहुत सारे रूम्स में उन्होंने सर्च भी किया है। इसके अलावा भी ये हो रहा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अल साइफा के अंदर नहीं है, राइट। इसी वजह से बहुत सारे प्रीमेच्योर बेबीज़ जो थे उनकी डेथ हो जाती है। वो लोग पैदा हुए थे, 2-3 की डेथ हो चुकी है, कुछ 50 से ज़्यादा और ऐसे लोग हैं जिनकी वहाँ पे पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है, क्योंकि किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है। मतलब बेसिकली नेसेसिटी की जो चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं। ऑपरेशंस भी वहाँ पे बाहर हो रहे हैं, यानी कि आपका जो ऑपरेशन रूम होता है, थिएटर होता है, उसके अंदर नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ न्यूज़ में 1-2 दिन पहले भी बताया हुआ था, हमने एक बार इसको दोबारा से देख लिया कि ठीक है क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि है अबाउट, हमने कल भी देखा था। ये क्या था? साइरस कॉन्फिडेंशियल के बारे में। कल हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं, तो आज मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन अब अगर हम देखें कि इससे अलग क्या है, कुछ नहीं। इसमें आज बस हमें पता चला है कि जो पंकज ओसवाल है प्लस उनकी जो वाइफ है, उन्होंने 2018 में इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर वहाँ का पासपोर्ट ले लिया था, साइप्रस का। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे 2019 में एक कंपनी बनाई जिसका नाम था साइप्रोल लिमिटेड, ठीक है। लेकिन 2019 के बाद ही उसको बंद भी कर दिया गया। तो ऐसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, जस्ट इंडियंस कौन कौन आ रहे हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना था। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है जो कि हम पहले कवर कर चुके हैं। आफ्टर स्टेट्स प्रोटेस्ट एनएमसी सस्पेंड्स डिसीजन ऑन कैपिंग एमबीबीएस सीट्स। तो क्या न्यूज़ है? एमबीबीएस की सीट्स के ऊपर ये न्यूज़ आपको दिखाई देगी, जो कि एनएमसी है। एनएमसी क्या होता है? नेशनल मेडिकल काउंसिल, ठीक है। इन्होंने एक चीज़ बोली थी, इन्होंने कुछ रेगुलेशंस लगाई थी पहले कि हर 10 लाख जो लोग होंगे ना, उनके ऊपर आप मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 100 सीट्स ही रखेंगे। लेकिन ऐसा तो बहुत ज़्यादा था। जो सदर्न स्टेट है, साउथ की जो हमारी 5 स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरला, ये सभी स्टेट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा था नंबर, ऑलमोस्ट 400, 500 ये आपका एवरेज निकल के आ रहा था उनके कॉलेजेस का। लेकिन जहाँ हम कंपेयर करते हैं बिहार, झारखंड जैसी स्टेट्स को, तो वहाँ पे ये नंबर 70% से भी कम था। जितनी सीट्स उनको अलाउड होनी चाहिए थी उतनी भी वो लोग नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए एनएमसी ने बोला कि नहीं, अब लोग जो भी होंगे सभी हॉस्पिटल में उनको 10 लाख से ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा कि 100 सीट्स मतलब मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन इससे बहुत सारी स्टेट्स का प्रोटेस्ट आया, जैसे कि सबसे ज़्यादा तो उन्हीं 5 स्टेट्स का आया जिनके अंदर ये जो कैपेसिटी है वो पहले ही 700 गुना 700% से ज़्यादा वो बढ़ चुकी थी। तो उन स्टेट्स का यहाँ पे, और इसी वजह से अब ये जो ऑर्डर है इसको वापस ले लिया गया है। ऑल्दो अगर ये ऑर्डर जो है वो इन्फोर्स में आ जाता तो आपकी 40,000 से ज़्यादा जो सीट्स हैं पूरे देश के अंदर वो बढ़ जाती एमबीबीएस के लिए।
तो ठीक है, अच्छा होता। इंडिया में वैसे भी डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन अब जो है सो है, तो ग्रेजुअली अब हमें आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे गवर्नमेंट एंड पॉलिसी पेज पे। यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि पीएम लॉन्चेस रुपी 24,000 करोड़, ठीक है, 24,000 करोड़ की एक स्कीम को हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने लॉन्च किया है। किन के लिए? वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। अब ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, दो जगह पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 में, जो कि है सोशल जस्टिस के ऊपर। सेकंड आपका पार्ट यहाँ पे हो जाएगा जीएस पेपर 3 में, जहाँ पे इकोनॉमी के पार्ट में आपके गवर्नमेंट एंड स्कीम्स के बारे में पूछा जा सकता है। खासकर ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्कीम किन के लिए है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। इथिक्स वगैरह में भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं। जब आपसे ट्राइब्स वगैरह पे कोई सवाल पूछ लें तो वहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं। और 24,000 करोड़, ठीक है, ये दिए जाएंगे किनको? ट्राइबल्स जो ग्रुप है उनको। कब ये अनाउंसमेंट हुई है? ये अनाउंसमेंट हुई है जो एनिवर्सरी थी हमारे ट्राइब्स के जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं बिरसा मुंडा जी, और उनकी एनिवर्सरी थी। उनके 24, ये आप जो स्टैचू यहाँ पे देख पा रहे हैं, 24 फीट ऊंचा स्टैचू है, ठीक है। इनके सामने प्रधानमंत्री जाके अपना नमन कर रहे हैं, उनको ट्राइब्यूट पे कर रहे हैं। उनको उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, जितना भी प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने अपने कदम नहीं झुकाए, सर नहीं झुकाया, उन्होंने रोका नहीं, और उसी की सज़ा उनको मिली कि सन 1900 के अंदर उनको जेल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो वो बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, ऐसे की सज़ा। और आज उन्हीं को इसलिए नमन कर रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया, उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन किया कि आप कितने ही छोटे और दूसरे वाला कितना ही बड़ा हो, हमें कभी भी अपनी जो अपनी असली चीज़ें होती हैं उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने आत्मविश्वास से पीछे हट के किसी के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें यहाँ पे उन्होंने सीख दे के गए हैं वो अपने और भी आने वाली पीढ़ियों को। लेकिन अब प्रधानमंत्री जब ये जाते हैं तो ये भी नोटिस करते हैं कि बहुत सारी जो आप देखेंगे कि ट्राइब्स हैं जो कि पर्टिकुलरली बहुत वनरेबल है, कि उनके पास खुद का कोई, आप देखेंगे उनके पास उनका खुद का कोई पक्का मकान नहीं है, कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है, बच्चे बहुत रह रहे हैं, जनजातियां हैं। और इन्हीं सब के लिए मोदी जी अब लेके आए हैं पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। आप यहाँ पे देखिए पीएम, यहाँ पे आगे पीएम भी बनेगा। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स आती रहती है, नाम आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए। यहाँ पे जनजाति है, ये न्याय होना चाहिए उनके साथ। महाअभियान बहुत बड़ा, और अभियान क्या होता है? मूवमेंट। तो मैं अगर आपको इंग्लिश में भी समझाऊँ तो ये क्या होगा? पीएम ट्राइबल जस्टिस बिग या फिर ग्रेट मूवमेंट। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हम बना सकते हैं, ओके। और इसके अलावा ये किन के लिए? ये पर्टिकुलरली जो वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, स्कूल्स वगैरह की, एजुकेशन की यहाँ पे चीज़ें दिखाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो खुद यहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस, जो कि अब तीसरी बार मन रहा है भारत के अंदर, यानी कि 2020 में उसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो बिरसा मुंडा जी हैं, मुंडा बिरसा जी हैं, उन्हीं के जन्म दिवस के ऊपर ये शुरुआत की गई थी, उन्हीं को ट्राइब्यूट देने के लिए कि जनजातीय दिवस होना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे भाग लिया है, और ये भी पार्लियामेंट के अंदर ट्राइबल्स को यहाँ पे ट्राइब्यूट दे रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वाइडर गैप। जीएस पेपर 3 में आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कैसे इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि ये बात होती है यहाँ पे ट्रेड के ऊपर, ट्रेड डेफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं। अब ट्रेड जो डेफिशिएंट होता है, प्री में भी आपका काम आ सकता है, लेकिन ट्रेड जो डेफिशिएंट होता है ना, वो 2-3 प्रकार का होगा, मतलब ट्रेड से रिलेटेड। अब ट्रेड डेफिशिएंट, ट्रेड सरप्लस, ये सब क्या है? देखिए, ट्रेड डेफिशिएंट का क्या मतलब है कि आपने किसी को 100 रुपये का कोई सामान ले लिया है, वो आपने किसी को बेच दिया, ठीक है, लेकिन जिसको बेचा उससे आपने 500 रुपये का खरीद भी लिया है। तो अब क्या हो गया कि आपने कम किसी को दिया और आपने ज़्यादा ले लिया, मतलब कि आपका घाटा हो गया, कमी आ गई, आपके पास पैसे की कमी आ गई है, राइट। यही होता है। फिर आपने ट्रेड भी कम किया है। डेफिशिएंट का यही तो मतलब हुआ कि आपने कम दिया है। और अगर आपकी सिचुएशन उल्टी हो जाती कि आपने 500 का कुछ सामान जो है, 500 आपके पास कुछ बुक्स रखी थी, आपने उनको दे दिया किसी को और आपने बदले में लिए 100, ठीक है, पैसे भी देने उनके, ट्रेड किया आपने, व्यापार किया। तो अब आप क्या हैं? अब आप सरप्लस में हैं, क्योंकि आपने जो 100 ली हैं वो तो ठीक है, उनका तो आपका बार्टर सिस्टम हो गया, काइंड ऑफ कि जितने का गया उतने का आ गया, लेकिन 400 के ऊपर आपने प्रॉफिट कमाया, फ़ायदा कमाया। तो यही होता है ट्रेड सरप्लस, एंड यही होता है ट्रेड आपका डेफिशिएट। तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिशिएट है वो अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, अभी तक का सबसे ज़्यादा, ऑलमोस्ट पूरे साल का।
देखते हैं डाटा। एक्सपोर्ट इंडिया करता है 33.57 बिलियन का और इंपोर्ट इंडिया कर रहा है 65 बिलियन का। तो ये आप देखेंगे कि कैसे ये जो डॉलर बिलियन की है ये बिल्कुल डबल जा रहा है, कि हम लोग जितना आयात कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग जितना उससे बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कर पा रहे हैं, निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो नहीं हो पा रहा है, उनको बैलेंस नहीं है उनके बीच में, और इसीलिए इंडिया जो है वो कमी में है, थोड़ा सा डेफिशिएट के अंदर है। तो यही है कि इससे मतलब ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, इस पर ध्यान देना चाहिए। इतना डेफिशिएट मतलब इंडिया के लिए ठीक नहीं है, और यही सब बातें यहाँ पे नेक्स्ट है। नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ईज़ ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ईज़ ऑफ कंट्रोल किस चीज़ के बारे में इनको लिखा है समीत मेहता जी ने, और ये लिखते हैं ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल्स के बारे में। ये कहते हैं कि जो अभी नया ड्राफ्ट रेगुलेशन बिल आया है 2023 का, क्या है ये ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल 2023, ये जो प्रॉब्लम्स है सेक्टर के अंदर, जो की प्रॉब्लम्स है उनको पूरा करने में, उनका समाधान निकालने में फेल होता नज़र आ रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। इन्होंने पूरा ड्राफ्ट पढ़ा है, उसके बाद ये ऐसा बोल रहे हैं। ये ऑल्सो बताते हैं कि कैसे 2021 के अंदर आईटी रूल्स आए थे जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी थे। ठीक है, 2021 के अंदर ये रूल्स आए थे, काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये रूल्स साबित हुए थे। और ये जो रूल्स है 2021 वाले, ये आपके आईटी के थे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको लेके आई थी, MIB, और उन्होंने अब फिर से ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023 को लेके आई है, वो नवंबर 10 को, जो कि आपका जो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट होता था उसको ख़त्म कर देगा। 1995 के अंदर ये आपका एक्ट होता था। अब केबल से रिलेटेड आप लोग समझ गए होंगे, टीवी से बात चल रही है। यहाँ पे ये 3 एक्ट्स की बात करते हैं, 3 अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। पहला ये बताते हैं कि सबसे पहला जो एक एक्ट आया था जो कि था केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995, वो एक्ट आया था, आपका लेके आया गया था क्योंकि इलीगल केबल बहुत ज़्यादा दी जाती थी। इलीगल यहाँ पे देखने को बहुत मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि उस समय पे लोगों को मतलब अच्छा लगता था, नए नए टीवी थे, केबल ही सबसे बड़ा सोर्स था। पॉलिटिकली कुछ ऐसे लोग थे जो अपना ये सिस्टम बना रहे थे, वो नीचे नीचे से इसके ऊपर काम करते थे, अपनी पकड़ बना के रखे हुए थे। तो एक तरीके से उसमें इलीगैलिटी आ गई थी, लोगों को ज़्यादा महंगे जैसे प्राइस उनको लग रहे हैं उसी हिसाब से वो उनको बेच रहे हैं, अपना सब कुछ, वो उनकी मोनोपोली टाइप हो गई थी। तो इसीलिए यहाँ पे लेके आया गया था। इसमें बोला गया था कि जो भी केबल रजिस्टर है, जो भी केबल प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडर है, उसको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। उसी के बाद फिर रजिस्टर करने के बाद उनको जितने भी उनके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, जितने भी उनके सब्सक्राइबर हैं, जितने भी उनके सब्सक्रिप्शन हैं, उन सब की डिटेल आपको क्या करनी पड़ेगी, एक रिपोर्ट के अंदर आपको गवर्नमेंट के साथ वो शेयर करनी पड़ेगी। ऐसा इस बिल का बोलना था। फिर यहाँ पे आता है सेकंड बिल। सेकंड में क्या होगा? सेकंड में यहाँ पे आपका अमेंडमेंट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है ये? बिल का नाम रहता है सेम, जस्ट आपका अमेंडमेंट हो जाता है। अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है 2003 में। अब ये क्यों आया था 2003 में? इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मल्टी केबल ऑपरेटर्स आ गए थे, बहुत सारे सेटअप बॉक्स आ गए थे। तो ऐसी इनको परमिशन मिली थी जो अपने हिसाब से अब केबल्स चैनल प्रोवाइड करवा रहे थे, जो अपने हिसाब से पैसे चार्ज कर रहे थे। और ये बिल आपका जब लेके आया गया था तो इसके ऊपर एक्ट, बिल नहीं, ये एक्ट जब आपका आया था 2003 में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक मैक्सिमम लिमिट बता देती है कि आप इससे ज़्यादा किसी से भी पैसे चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट ये जो केबल प्रोवाइडर्स थे या जो सेटअप बॉक्स थे बहुत सारे, उनको परमिशन तो मिल जाती है कि ठीक है आप दिखा दीजिए अपना बॉक्स बना के, और कंज्यूमर जो है वो खुद ही अपने हिसाब से जो उनको चैनल देखने हैं उनको दिखा सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी मैक्सिमम जो पैसे की लिमिट है, मैक्सिमम आप 200 रुपये, 400 रुपये जितना भी चार्ज कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे इतना करना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने कर दिया था। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है। अब ऑथर हमें लेके जाएंगे हमारे करंट के सिनेरियो के ऊपर, थर्ड पे। अब क्या हो रहा है? अब आपके आ गए हैं ये जो ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रूल्स हैं 2023। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि ऑथर लाते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर पहले से इल्ज़ाम लगा हुआ है कि वो लोग मीडिया के अंदर बहुत हस्तक्षेप करते हैं। हमें ये अच्छे से पता हुआ है, बहुत पहले 9th-10th में हम लोग ये बात जान गए थे कि आपकी जो मीडिया होती है वो डेमोक्रेसी का तीसरा पहिया है, पिलर है। वो पहला पिलर क्या है? आपकी लेजिस्लेचर। दूसरा क्या है? आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एक में आ
जाता है। दूसरी आपकी है जुडिशरी, और तीसरा आपका पिलर है, आपका स्तंभ है, क्या है, वो है मीडिया। तो कहते हैं कि 3 स्तंभ है हमारे देश के अंदर जो कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के स्तंभ है, और इनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इनके ऊपर कोई किसी का डिपेंडेंस नहीं होता। जैसे कि जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट को जितने अधिकार मिले हैं इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बिकॉज इंडिया में क्या है, लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय, क्या है आपका, लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, बाय लैंड, लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय लैंड। आपका सेकंड होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि यूएस वगैरह में दिखाई देता है, लेकिन जो आपका लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय लैंड है ना, इसके हिसाब से आपके पास इतनी पावर है, शायद इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर है, क्योंकि अब वो जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिफॉर्म्स ये सब लेके आ गया है, तो ऑफकोर्स उसने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर होती है कि वो कभी भी ये बोल सकता है कि हमें तो मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव की जो डॉक्ट्रिन है कि हमें तो ठीक है पहले इंटरप्रिटेशन गलत की गई थी और मैं अब नई इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, तो इस तरीके से कुछ देखते हुए यहाँ पे ऑथर बताते हैं अब इस चीज़ से बाहर निकल के कि कैसे अब जो ये बिल आने वाला है, इसने एक ऑफिसर को, यहाँ पे ऑथराइज्ड ऑफिसर को इनके ऊपर, चैनल्स के ऊपर रखा है। कौन सा बात कह रही है, ड्राफ्ट बिल है, ठीक है, एक्ट बनानी है। इसका जो ड्राफ्ट बिल का पॉइंट 36 है, पॉइंट 36 ये बोलता है कि आपका एक क्या होगा, एक ऑफिसर होगा, वो किसी भी चैनल को या किसी भी चैनल पे कोई भी प्रोग्राम अगर आ रहा है या किसी भी सेटअप बॉक्स पे या कोई भी नेटफ्लिक्स वगैरह कहीं पे भी बेसिकली कोई प्रोग्राम आ रहा है, उसको वो मना कर सकता है। सेक्शन 19 के अंतर्गत वो कह सकता है कि आप इसको बंद करिए। तब कब कर सकता है, जब कर सकता है जब वो पब्लिक इंटरेस्ट में खराब हो। कैसे होगा पब्लिक इंटरेस्ट में खराब, अब इस बात पे भी सवाल उठना चाहिए। तो बिल्कुल इसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है बिल के अंदर कि जब वो रिलीजन से लेके लोगों के बीच में एनोनिमिटी बढ़ाता हो, यानी कहीं ना कहीं दुश्मनी आपके बीच में करता हो। इसके अलावा कास्ट से लेके कुछ ज़्यादा, क्योंकि हम लोग अब ट्रांसफॉर्मेटिव सोसाइटी, हम लोग मॉडर्निटी की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो मेडिवल एज की कास्ट जैसी, पेट्रियार्की जैसी, आपके रिलीजन के बेस पे ये सब बातें जो हम मध्यकालीन हमारे इतिहास हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी इंडिया की सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। और इसीलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ली जाती है स्टेट और संविधान के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, कि ठीक है सोसाइटी से हम ऐसी उम्मीद नहीं रख रहे हैं कि वो अपने आप में बदलाव लाए, क्योंकि सोसाइटी उस स्तर पे अभी तक पहुंची नहीं है, तो हम ये काम अपनी तरफ से करते हैं। कुछ उसी चीज़ तो बुनियाद में रखते हुए शायद यहाँ पे ये लेके आया गया है। इसके अलावा आपका लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अंदर अगर कोई दुश्मनी बढ़ा रहा है, कोई उससे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो भी आपका क्या होगा, इसको हटा देंगे। लेकिन अब यहाँ पे यही सवाल, इसी चीज़ से जो हमारे ऑथर है उनको प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप किसी ऑफिसर को रखेंगे तो मतलब अब आपका हस्तक्षेप हो जाएगा किसके अंदर, गवर्नमेंट का। जो डेमोक्रेसी के 3 पिलर है उनमें से एक पिलर के अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ये ऑफिसर भी तो गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा ना। और यहीं पे ये प्रॉब्लम इनको ज़्यादा दिखाई दे रही है। आई होप अब मैंने बहुत ईजी से आपको आर्टिकल को समझाने की कोशिश की है, इन्होंने आगे पीछे लिखा हुआ है। आई होप आप सब कुछ इसका जो है वो समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। इकोनॉमी पेज पे हम लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ पे वही है अगेन, ट्रेड डेफिशिएट हिट्स रिकॉर्ड हाई इन अक्टूबर ड्राइविंग बाय गोल्ड इंपोर्ट। यहाँ पे वही है, हम इसको पहले ही कवर कर चुके हैं अपने आर्टिकल को, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें और देखते हैं कि और क्या क्या बढ़ा है। जैसे गोल्ड का इम्पोर्ट जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ गया है। देखिए गोल्ड है ना, ज़्यादातर आपको साउथ अफ्रीका की जो माइंस है वहीं से मिलता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का गोल्ड। ऐसे हमारे खुद के पास कोई बहुत ज़्यादा खाने वगैरह नहीं है बनाने को, जस्ट बहुत छोटा सा है। जैसे तेल का हमारे पास बहुत छोटा है मुंबई हाई में या डिब्रूगढ़ में, असम के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास गोल्ड का भी बहुत छोटा संसाधन है, वो भी कारगिल के कुछ एरियाज़ के अंदर, वो भी हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाते, तो हमें गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। जितना सोना आप लोग वो बाहर से मंगवाना पड़ता है। और यहीं पर हम देखेंगे कि इम्पोर्ट में फेस्टिवल सीजन के दौरान 95% की बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी, ठीक है। सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर यानी कि जिसको चांदी बोला जाता है, तो सिल्वर भी आपका 125% की बूस्ट ले गया है। वो भी इतने ज़्यादा स्तर से यहाँ पे बढ़ा है, हमने ज़्यादा मंगवाया है क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, लोग खरीद रहे थे, तो इम्पोर्ट जो है वो बढ़ा है, ठीक है।
और इसके अलावा इंडिया की पोजीशन क्या रही है, इंडिया ने मर्चेंडाइज का जो एक्सपोर्ट इंडिया करता था, मर्चेंडाइज क्या होती है, कपड़े वगैरह जो आप लोग भेजते हैं बना के, खासकर कि पर्टिकुलरली जिनको बनाया जाता है, कस्टमाइज़ किया जाता है, वो ज़्यादातर इस फेज़ में आ जाते हैं और वो जो है वो इंडिया की तरफ से 6.3% बढ़ा है। लेकिन ज़्यादा खुश होने की यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपोर्ट अभी भी है, इम्पोर्ट जो, ये तो आपका एक्सपोर्ट है, आप इसको इंडिया से बाहर भेज रहे हो, और जो आपका इम्पोर्ट है, जो आप इंडिया के अंदर मंगवा रहे हो मर्चेंडाइज़, वो अभी भी 14% के तकरीबन है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा है कि हम मर्चेंडाइज़ का इम्पोर्ट वही कर रहे हैं 33.57 बिलियन, और यहाँ पे जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा, ये तो हमारा टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। खैर अभी और ज्वेलरी जो है उसके ऊपर भी बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रीलिम्स में कोई सवाल बन सकता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि क्या गोल्ड का हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, क्या हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट का संसाधन है, तो एक्सपोर्ट के पास, इंडिया के पास है ही क्या, मतलब ऐसा कुछ हमारे पास प्राकृतिक तो निकलता नहीं है तेल की तरह या फिर कुछ सोने की तरह, तो हम लोग क्या करेंगे, मर्चेंडाइज करेंगे। इंडिया के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन था कि जब चाइना से मर्चेंडाइज इंडस्ट्री जो वो उठती है तो वो बांग्लादेश के पास चली जाती है। बांग्लादेश वर्ल्ड का मोस्टली सबसे फेमस देश है जो मर्चेंडाइज के मामले में, यानी कि कपड़े के मामले में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, तो इंडिया उसको ले सकता था, लेकिन इंडिया अभी उसी दौड़ में कहीं ना कहीं शामिल हो रहा है। तो ऐसा कुछ हमारे पास दिमाग लगाने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं यूके सीकिंग टैरिफ कंसेशन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमें पता है कि इंडिया और यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, वो ऑलमोस्ट 2 साल से लगातार क्या चाहते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना चाहते हैं। 2 साल हो चुके हैं उन्हें, 2020 में शुरू हुआ था, 2021 से लगते हुए आ गया है, और अब वो क्या चाहते हैं, अब वो चाहते हैं FTA मतलब ये कंसेशन की, यूरोप चाहता है कि आपकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, जो कि इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बहुत ही बड़ी है, यानी वर्ल्ड की 3rd सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल क्या होता है, व्हीकल्स की जो आपकी इंडस्ट्री है, राइट, आपका 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर तो आजकल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ उस तरीके से जो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया के पास बहुत बड़ी है। और इंडिया अगर बाहर से कोई भी आपकी कार वगैरह आती है, जैसे टेस्ला आ रही है, मान लीजिए टेस्ला का और इंडिया का क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, क्यों इंडिया में टेस्ला नहीं आ पाई, क्योंकि इंडिया 100% टैरिफ जो उसकी ड्यूटी है वो चार्ज कर रहा था कि जितने की आपकी कार है उतने ही हम ऊपर से और लेंगे, ठीक है, उतना ही लेंगे, और कौन लेगा इसको, गवर्नमेंट लेगी। तो अब अगर आप ऐसा करोगे और उनकी कारों का महंगाई यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगी, मिडिल क्लास इंडिया के अंदर बहुत बड़ा पोर्शन क्रिएट करती है, वो लोग उसको खरीद ही नहीं पाएंगे, तो उस कंपनी को कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, तो इसलिए वो लोग नहीं आते। तो यही यूके का भी मानना है, यूके के अंदर अब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं, और यूके चाहता है कि जो उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको अब वो अपने देश से बाहर भी भेजें, ठीक है, और इसीलिए वो इंडिया से इसी चीज़ पे बात कर रहा है कि आप हमें कंसेशन दीजिए, 100% बहुत ज़्यादा है। और नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे एक्सप्लेन्ड पेज की तरफ। पहला हमारा आर्टिकल है सुभात्रा रॉय क्रम्बलिंग बिजनेस एम्पायर। कौन है सुभात्रा रॉय, ये एक बिहार के एक लड़के थे, मतलब 90s में ये यहाँ पे आते हैं मार्केट के अंदर। 2000 रुपये सिर्फ इनके पास थे। 2000 रुपये होने के बाद इन्होंने अपनी कंपनी बनाई, इन्होंने फंड बनाया लोगों से कि हर एक छोटे छोटे गाँव के अंदर इन्होंने भेजा कि आप लोग भी अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं, फंड ले सकते हैं। इन्होंने सहारा ग्रुप बनाया, ठीक है, सहारा ग्रुप। और एक समय ऐसा आ गया था कि सहारा ग्रुप के पास आपका एयरलाइन होती थी, ठीक है, हवाई जहाज़ होते थे जो इनको बाद में बेचना पड़ा जेट एयरलाइंस को। उसके अलावा इनके पास होते थे बहुत सारी स्पोर्ट्स की टीम, जैसे कि फुटबॉल की F1 टीम इनके पास होती थी। थर्ड इनके ऊपर होता था होटल्स होते थे इनके पास, लंदन के अंदर और न्यूयॉर्क के अंदर। इनके पास फाइनेंशियल कंपनीज होती थी एंड इनके पास म्यूचुअल फंड्स होते थे। बहुत सारी कंपनीज इनके पास थी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इनके पास होती थी इस पूरे ग्रुप के पास। ज़्यादातर इनका सबसे मेन जो है वो सुभात्रा रॉय है। इनके एम्पायर एक्चुअली में अब ख़त्म हो चुका है, मतलब कि टूट चुका है बिल्कुल। और इनको हर ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, अभी तक एयरलाइन से लेके हर चीज़ इनको बेचनी पड़ गई है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि सेबी ने 2000 में ही, सेबी जो होता है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे कि ये इलीगली कहीं ना कहीं जो ज़्यादा पैसा है आम जनता से, इन्वेस्टर से, गरीबों से उनका पैसा ले रही है, इन्वेस्टमेंट करवा रही है। तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है
उसको हर एक छोटे से छोटे इन्वेस्टर के पास भेजने का काम किया था। इनकी बहुत सारी कंपनीज होती थी, जैसे कि सबसे बड़ा जो इनका था वो था सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और सेबी ने जब ये इल्ज़ाम लगाया, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया और वहाँ पे केस हारते हैं, तो इनको सेबी ने बोला कि आप हमें 10,000 करोड़ रुपए वापस दीजिए। 24,000 करोड़ की इनकी उस समय तक पूरी की पूरी आप कहेंगे कि कैपेसिटी थी, 24,000 करोड़ इनके पास पैसे होते थे। लेकिन जब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा तो सेबी ने बोला कि जिन जिन से आपने पैसे लिए उन इन्वेस्टर्स को वापस कीजिए। कुछ 7-8 हज़ार करोड़ रुपए जो थे वो वापस हो भी गए, लेकिन उससे ज़्यादा ना सेबी उन इन्वेस्टर्स को ढूंढ पाई और ना ही ये, क्योंकि वो बहुत छोटे दरों पे थे। कोई भी एक छोटे मिडिल क्लास इंसान कितना पैसा लगा रहा है तो बहुत छोटे थे नहीं। इसी वजह से सेबी ने अपने पास इन पैसों को मांगा 10,000 करोड़। जब ये पैसे नहीं दे पाए तो इनको जेल में भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके बाद आपको बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लोग पहले, आपको जेल से तब छोड़ा जाएगा जब आप 5,000 करोड़ रुपए कैश में देंगे और आप 5,000 करोड़ रुपए बैंकिंग के थ्रू सेबी तक पहुंचा देंगे। इसके बाद 127 ट्रक भर के पैसे के आपके जाते हैं सेबी के पास और तब जाके इनको जेल से छोड़ा जाता है। अब यही बोलते हैं कि इनके बिग, इसी के बाद से 2013 में का ये इंसिडेंट है, 2013 का, उसके बाद से ये फिर हमेशा ही नीचे डाउन 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 आते ही गए। इनके होटल्स बिक गए जो कि सेबी को पैसा देने के लिए। फिर इनके जो रॉयल्टी प्रोजेक्ट वगैरह थे उनको भी ले लिया गया। एम्बी वैली एक्शन, इनकी एक एम्बी वैली थी, ठीक है, बहुत बड़ी ये थी आपकी 33,633 एकड़ की, उसको भी बेच दिया गया, जो कि आपकी लोनावला के पास थी, शाहदरी माउंटेन्स में 10,600 एकड़ का इनके पास पैसा था। उन्होंने इस पैसे को लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इनको परमिशन भी दी कि ठीक है आप यहाँ से इसको बेच सकते हैं। कुछ इनकी एम्बी वैली टाउनशिप के अंदर जो कि 6,700 एकड़ का पुणे डिस्ट्रिक्ट में था, उसको भी इन्होंने बेचा। तो कहीं ना कहीं बस ये पॉइंट यहीं पे है कि कैसे एक बहुत गरीब एक गांव का लड़का, बिहार के गांव का लड़का एक उठता है 2,000 रुपये लेके 90s में आता है और उस समय पे वो मेहनत करता है या कुछ अपना दिमाग लगाता है और इस कदर इस मुकाम पे पहुंच जाता है। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से आज फिर से वो बिल्कुल रोड पे आ जाने की स्थिति में हो गए। उनका सब कुछ बिक चुका है फिलहाल। और अब 2023 के अंदर जो सिक्योरिटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल है IRDAI का, जब लास्ट में वो अपने आप को बचाना चाहते थे तो वो म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस जो है इनको चलाने लगे, लेकिन ये भी उनका काम नहीं आ पाया। और अब 2023 में IRDA जो कि होती है इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इनको मना कर दिया है कि अब आप फिट एंड प्रॉपर नहीं है लाइफ इंश्योरेंस देने के लिए। तो इनका जो भी एप्लीकेशन थी, जितने भी इनके सब्सक्रिप्शन थे लाइफ इंश्योरेंस के, उनको सेबी ने दे दिया है, SBI लाइफ इंश्योरेंस को ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इनकी हालत ठीक नहीं है। खैर, नेक्स्ट हम चलते हैं। टू बिल्ड टनल रोक मस्ट थ्रूली एग्जामिन्ड मोर टाइम स्पेंट ऑन स्टडीज। ये कह रहे हैं कि लिखा गया आर्टिकल मनोज गारनायक के द्वारा, जो खुद टनल्स बनाने के एक्सपर्ट रह चुके हैं, इन्होंने खुद बहुत सारी टनल्स को बनाया है और ये बताते हैं कि कैसे जो अभी एक दुर्घटना हुई है उत्तराखंड के उत्तरांचल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पे 40 लोग जो हैं, लेबर्स जो हैं टनल बनाने वाले, वो फंसे हुए हैं टनल के अंदर। वहाँ पे अलग अलग जो ट्रेंचलिंग टेक्निक है उसका भी इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। ट्रेंच लेस टेक्निक जो मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी कि इसमें क्या होगा, आपकी ये मान लीजिए पीछे से लेके आपकी सुरंग है, इसके आगे पूरा का पूरा डेबरीज है, ये सब कुछ भरा हुआ है, लोग पीछे छुपे हुए हैं, फंसे हुए हैं यहाँ पे लेबर्स जो हैं। उनको अब क्या किया जाएगा कि आपका यहाँ पे एक ट्रेंचलेस एक मशीन के द्वारा यहाँ पे इधर की तरफ आपकी स्टील की पाइप्स को लगाया जाएगा इस तरीके से, जो कि छेद करते हुए अंदर जाएंगी और उन स्टील की पाइप से क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए जो ये है ये लोग बाहर निकाले जाएंगे। ऑल्दो ये कल होना था लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक जो मशीनें चाहिए इसके लिए वो नहीं पहुंची थी उनके पास। क्या ये बताते हैं कि अगर आपको कोई भी केव वगैरह बनानी है तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले बहुत एग्जामिन स्टडी करनी चाहिए, बहुत अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए कि रॉक का टाइप क्या है, क्या उसको वो पोरस तो नहीं होगी है, क्या उसके अंदर पानी ने उसको इवेड तो नहीं कर दिया है। पोरस क्या होता है, जिसके अंदर छेद वगैरह हो जाए, जो कमज़ोर हो जाए। तो इसकी स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ों पर पहले ही ध्यान दिया जा सकता है, एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, ऐसी दुर्घटनाएँ होने से पहले ही बचा जा सकता है, ऐसा इनका मानना है।
यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो रोक बनाई जा रही है, ये जो टनल बनाई जा रही है, ये कहाँ पे बनाई जा रही है, मतलब ये तो हिमालय के अंदर है, तो क्या हिमालय इसके लिए एक मजबूत नहीं है? तो इस सवाल का भी ये जवाब देते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, हिमालय एक्चुअली में एक यंग माउंटेन्स है, अभी भी वो बड़ा हो ही रहा है, उसका जन्म जस्ट 4 से 5 करोड़ साल पहले ही हुआ है, ठीक है। और कब हुआ है इसका जन्म, कैसे हुआ है इसका जन्म, मतलब 4 से 5 करोड़ को आप 40 to 50 मिलियन ईयर्स भी बोल सकते हो। इनका जन्म जब होता है हिमालय का, तब होता है जब यूरोपियन प्लेट और एशियन प्लेट आपस में टकराती हैं। एशियन प्लेट ये मैं बहुत अच्छे से पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। तो इससे क्या होगा, ये आपकी जब प्लेट्स टकराएंगी वाइब्रेशंस होंगी, और क्योंकि ये टकरा रही हैं और दोनों ही प्लेट्स हैवी हैं, कोई एक दूसरे के नीचे ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो ये लोग ऊपर उठना शुरू हो जाए, जो यहाँ का सामान था वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही नॉर्मल आपका एक फिनोमिना, और वही अभी तक लगातार हो भी रहा है। आज भी हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है। सबसे पुरानी वर्ल्ड की माउंटेन्स कौन है, क्या आपको याद आया? तो सबसे पुरानी वर्ल्ड की माउंटेन है वो है अरावली माउंटेन, जो कि इंडिया के अंदर ही है फिलहाल, और ख़त्म ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। दिल्ली के कुछ भाग में, हरियाणा राजस्थान में है, बहुत छोटा वो हो गया है एज़ कम्पेयर टू हिमालय। और नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे पूछते हैं कि इनकी मतलब कि कैसे बनाया जाता है, टेक्निक्स क्या होती हैं। तो ये कहते हैं कि 2 तरीके की टेक्निक होती है। पहली, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए ज़्यादातर, पहली आपकी होती है ड्रिल एंड ब्लास्ट टेक्निक, क्योंकि न्यूज़ में है तो थोड़ा सा जान लेना चाहिए। क्या होती है ड्रिल एंड ब्लास्ट टेक्निक, यानी पहले ड्रिल किया जाएगा, पहले खोदा जाएगा कुछ समय तक, और उसके बाद वहाँ पे एक्सप्लोसिव लगा के उसको उड़ा दिया जाएगा, पूरे जो पहाड़ वगैरह होगा, ठीक है, ये टेक्निक होती है। सेकंड यहाँ पे आपकी टेक्निक है जिसको बोला जाता है TBM। पहले आपकी क्या है, DBM ड्रिल वाली, और दूसरी आपकी है टनल बोरिंग मशीन, कि टनल को जो काटने वाली, बोर करने वाली मशीन है, उनका इस्तेमाल किया जाए। ऑल्दो जो ये बोरिंग मशीन है ये ज़्यादा सेफ है, क्योंकि ब्लास्टिंग से ज़्यादा सेफ है, वो कहीं पे भी फट के किधर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन जो ये टनल्स बोरिंग मशीन है, ये आपकी टनल्स इकलौते हिसाब से काटेंगे। थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा सेफ है। इसके बाद यहाँ पे कुछ सवाल उठता है कि जो आपको स्टेबल टनल्स वगैरह हैं उनको बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि स्टेबल टनल्स वगैरह बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या करना होता है, स्पॉट को मॉनिटर करो कहाँ पे आपको टनल बनानी है। उसके बाद आप लोग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स का, कि कितना ये ठीक है कितना नहीं है, उसकी स्टडी करो। बेसिकली जितने फैक्टर्स की आपसे स्टडी हो सकती है, जितने फैक्टर्स को आप ध्यान में ले सकते हो, उन सारी चीज़ों का ध्यान लो। उसके बाद अच्छे से अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करो, जैसे स्टील की जो पाइप्स वगैरह हैं, टनल की जो पाइप, अम्ब्रेला, बीम है, हर चीज़ वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करो, और तब जाके आपकी जो टनल है उसका प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए। मतलब तो शुरू से पहले तक ये बता रहे हैं कि कैसे एक डीप स्टडी की यहाँ पे ज़रूरत होती है। चलिए यहीं पे इतना ख़त्म है। मेनली हमें जानना था बस इन 2 टेक्निक्स के बारे में, ड्रिल एंड ब्लास्ट टेक्निक एंड TBM टनल बोरिंग मशीन टेक्निक। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है The Biden G meetings will be biggest show of the multilateral summit currently underway in California। कह रहे हैं कि जो बाइडन है, यानी कि जो बाइडन जो है आपके, जो कि USA के आपके प्रेसिडेंट हैं, वो मिलने वाले हैं किनके साथ, वो मिलने वाले हैं जी जिनपिंग के साथ, ठीक है। जी जिनपिंग कौन है? जी जिनपिंग ये चाइना के आपके प्रेसिडेंट हैं, ये आपके US के प्रेसिडेंट हैं, और ये लोग कहाँ मिलने वाले हैं? सैन फ्रांसिस्को के अंदर ये मिलने वाले हैं, जो कि USA में है, वेस्टर्न USA के आपको बिल्कुल मराइन का एक तरीके का शहर है, कोस्टल सिटी है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे मिलने वाले। और किस मीटिंग, क्या नाम है ये मीटिंग जो है, ये होने वाली है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या होने वाली है? एपेक होने वाली है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये जो आपका एपिक की मीटिंग है, जिसके अंदर आपके 25 देश और हैं, 25 कंट्रीज़ और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? जो एशिया पैसिफिक है, मतलब इसको इंडो पैसिफिक एक अलग है हमारा, ठीक है, इंडिया के इधर से जो एशिया की कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर, वो सभी यहाँ पे है। पैसिफिक की, जैसे कि बेसिकली पैसिफिक में आपका कौन कौन सा आता है? USA आता है, साउथ US आ जाता है, यही आती है, इधर आपकी ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो जाता है, तो यही सारी कंट्रीज़ हैं। तो जो इंडो पैसिफिक का आप रीजन देख पा रहे होंगे, देखिए मैं आपको मैप बना के भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे है आपका इंडिया, ठीक है, ये आपका इंडिया है, यहाँ पे आपका श्रीलंका आप लोग मान लीजिए। इसके बाद यहाँ से हम लोग जाते हैं बांग्लादेश वगैरह, वियतनाम, लाओस करके, फिर सब कुछ इधर जा रहे हैं।
और इधर आपका ऊपर फिर चाइना रशिया वगैरह हो जाता है, ठीक है। और इसके नीचे हम आते हैं और यहाँ पे हमारा सुमात्रा जावा आ जाता है, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और ये सब होने के बाद इधर आप जब और जाएंगे तो इधर ये पूरा का पूरा भी यहाँ पे साउथ चाइना सी है, यहाँ पे चाइना सी हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आएगा नॉर्थ अमेरिका, ओके। और यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा साउथ अमेरिका। तो किस इस तरीके से दिखाई देगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारा होता है इंडियन ओशन, दिस इज़ अवर इंडियन ओशन, ये आपका इंडियन ओशन है। और यहाँ पे आपका है पैसिफिक सी, पैसिफिक ओशन, ठीक है, सी नहीं कह सकते, बहुत बड़ा है ये। तो ये है आपका पैसिफिक ओशन, ये है आपका इंडियन ओशन। और पहला ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है। तो अब जो इन दोनों देशों के बीच की आप ये कंट्रीज़ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे चाइना, क्या पैसिफिक और इंडियन ओशन दोनों में आता है, ठीक है। इसके अलावा और जो कंट्रीज़ है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, और यहाँ पे आपका जावा, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया, इधर आपका इधर जो कंट्रीज़ है बोलिविया, पेरू, ये सब कुछ। और यहाँ पे आपकी सैन फ्रांसिस्को आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है, इधर। तो ये आपके सैन फ्रांसिस्को है जहाँ पे ये हो रहा है, क्योंकि देख रहे हैं ना पैसिफिक में बिल्कुल लगता हुआ। तो कुछ इस तरीके से जो ये आपका मैप है, इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए कि ओके कहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो इन्हीं की मीटिंग यहाँ पे होने वाली है। 1989 के अंदर ये ग्रुप सबसे पहले बनता है। कब बनता है ये एपिक ग्रुप? 1989 के अंदर। और इसमें 25 कंट्रीज़ है। जैसे कंट्रीज़ का मैं आपको नाम गिनवा भी दूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे एक मेंबर है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे न्यूजीलैंड, यहाँ पे आप देखिए आपको न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल इधर दिखाई देगा। तो न्यूजीलैंड जो है वो यहाँ पे आपका एक अलग कंट्री है यहाँ पे। इसके अलावा रशिया यहाँ पे कंट्री है। कनाडा, क्योंकि ये आपका ऊपर इधर हो जाएगा आपका कनाडा, इतने पार्ट में आपका ऊपर है कनाडा, इधर आपका है यूएसए और इधर नीचे आपका है ये बचा हुआ मेक्सिको। तो ये 3 कंट्रीज़ होती हैं बस यहाँ पे। तो ये आपको दिखेंगे पनामा वगैरह की कंट्री और मिलके यहाँ पे साउथ अमेरिका के साथ मिली हुई है। तो ये आपको दिखेगा। इसके अलावा आपको जापान मिलेगा। जापान को अगर मैं बनाना भी भूल गई हूँ यहाँ पे, जापान कहाँ होगा, जापान का आइलैंड आपका दिखेगा यहाँ पे, ये आपका है जापान। तो जापान आपको यहाँ पे मिलेगा। चिली आपको मिलेगी। चिली की कंट्री कहाँ पे आपकी, ये पेरू है और यहाँ पे आपकी चिली है। दिस वन इज़ चिली एंड दिस वन इज़ पेरू, ठीक है। ये आपकी चिली ये उधर आ जाएंगी। और मेक्सिको भी आपको इसमें दिखेगा। तो देखिए आपकी साउथ जो नॉर्थ अमेरिका उसकी सारी कंट्रीज़ यहाँ पे हैं और साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे है। तीनों कंट्रीज़ आपकी वहाँ पे दिख रही हैं, सारी नहीं, क्योंकि नीचे पेनोमा और छोटी छोटी कंट्रीज़ और भी हैं नॉर्थ अमेरिका में। इसके अलावा आप वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इन सभी को भी देख पाएंगे। पैपुआ न्यू गिनिया जो कि यहाँ पे है, पैपुआ न्यू गिनिया, वो भी आपको दिखाई देगा। आई होप कि पूरे मैप के तरीके से आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। और इसका रोल क्या है, इसकी जो कंट्रीज़ होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताने वाली हूँ। एपिक की जो कंट्रीज़ होती है उनको कभी भी कंट्री नहीं बोला जाता है या फिर मेंबर स्टेट भी नहीं बोला जाता है। नॉर्मली हमें पता है कि यूएन के अंदर मेंबर स्टेट बोला जाता है, राइट, मेंबर स्टेट, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला जाता। एग्जैक्टली इनको बोला जाता है अलग से इकोनॉमीज़। क्यों बोला जाता है इकोनॉमीज़? क्योंकि ऐसा मानना है कि ये जो एपिक है ये एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमी के लिए ही बनाया गया और इसी वजह से इसको इकोनॉमीज़ ही बोला जाएगा। तो ये यहाँ का बोलना है, ऐसा यहाँ का मानना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो कहते हैं कि रेस कैन नॉट बी यूज टू प्रेडिक्ट हार्ट डिसीज। ये एक नया आर्टिकल है जो कि बता रहा है कि यूएसए के अंदर बहुत सारे आपके कैटेगरिया होते हैं कि कैसे हार्ट की कोई डिजीज़ है तो उसको ढूंढना है कि अच्छा ये हार्ट डिजीज़ क्यों है। उसमें से रेस भी एक भाग आता था, लेकिन अब डॉक्टर्स का बोलना है कि वो शायद ना हो इसका भाग, ठीक है, वो इसका एक पार्ट नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि किसी का हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, किसी की मसल्स थोड़ा अलग तरीके से काम कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही हैं। बस एक छोटी सी न्यूज़ यहाँ पे थी जो कि वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, पढ़ लिया, आई हुई थी। एंड यहीं पे हमारा जो आज का न्यूज़पेपर है वो होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल यट एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू योर प्रिपरेशन।